2015 से लेके आज तक एक नाम बनाने की कोशिश करी है। मेरा पर्सनल बैकग्राउंड, मैं मेरठ से बॉर्न हूँ। मेरा जो बचपन था वो छोटे टाउन्स में बीता और 1982 में दिल्ली में आने के बाद मैंने मॉन्टफोर्ट स्कूल, वहाँ पर मैंने स्कूलिंग शुरू करी। जो पहला झटका मैंने ज़िंदगी में देखा वो मैंने 11th क्लास के आखिरी में देखा, जब मैं कोप अप नहीं कर पाया तो मुझे बाहर कर दिया। मेरी खुद की जर्नी जो रही है, कंसल्टेंसी वेंचर्स में हमने 220 कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है। मैं वेंचर एडवाइज़र हूँ एक कनाडा के वीसी फंड का जिसका नाम है लॉयल वीसी। जब मैंने रीड किया तो मैंने देखा कि जो दुनिया की दिशा है वो या तो फाइनेंस वालों के हाथ में है या टेक्नोलॉजी वालों के हाथ में है। 20,000 करोड़ का मैंने उनके लिए लोन अरेंज किया, जो कि लोन उनको मिल नहीं रहा था इंडिया में। पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी फाइनेंस बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं और उसके अंदर मेरी वाइफ पूजा का भी बहुत बड़ा रोल है। मेरा नाम है तुषार कंसल, कंपनी का नाम है कंसल्टेंसी वेंचर्स। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल के टाइम में स्टार्टअप एक अपने आप में मूवमेंट बन चुकी है, एक इकोसिस्टम बन चुका है। और कंसल्टेंसी वेंचर्स ने पिछले 8 साल में 2015 से लेके आज तक एक नाम बनाने की कोशिश करी है। मेरा पर्सनल बैकग्राउंड, मैं मेरठ से बॉर्न हूँ और मसूरी में हम लोग रहते थे। उत्तर प्रदेश की कई टाउन्स एंड अलग अलग जगहों से मेरा बचपन बीता, क्योंकि मेरे फादर IIT दिल्ली के 71 बैच के सिविल इंजीनियर हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश की पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काम किया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। स्टार्टअप जो एक मूवमेंट बना है उसमें 436 कंपनीज थी सिर्फ, जो कि 2016 में स्टार्टअप इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड थी। आज 2022 में 75,000 से ज़्यादा। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये शो करता है कि किस तरीके से वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी, ये शब्द जो है ये घर घर तक पहुंच चुके हैं। आप में से कई लोगों ने देखा होगा शार्क टैंक, और शार्क टैंक में किस तरह से सवाल पूछते हैं, किस तरह से पैसे डालते हैं कंपनी में। ये जो भारत का जो एक आम एंटरप्रेन्योर है उसके लिए थोड़ी सी नई चीज़ भी है, क्योंकि जो भारत का एंटरप्रेन्योर है वो अगर ट्रेडिशनल तरीके से देखा जाए तो वो ये सोचता है कि मेरे को 100% कंपनी, 100% मुझे अपनी जेब में रखनी। लेकिन जब वो ये देखता है कि जेफ बीजोस, एलॉन मस्क, ये लोग अपनी सिर्फ 15 से 20% कंपनी इनके पास है, लेकिन ये दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, तो कंपनी को आगे ग्रो करने का, आगे बढ़ाने का, बाहर से पैसा लेके ये जो वेंचर कैपिटल स्पेस है ये बहुत ही उसी दिशा में आगे जा रहा है। मेरी खुद की जर्नी जो रही है, कंसल्टेंसी वेंचर्स में हमने 220 कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है 50 से ज़्यादा देशों में। मैं वेंचर एडवाइज़र हूँ एक कनाडा के वीसी फंड का जिसका नाम है लॉयल वीसी, और वो INSEAD के एलुमनाई ने शुरू किया हुआ है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें जिसमें वुमेन का रोल हो, वुमेन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हों, डाइवर्सिटी हो, और वो एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखे, सोशल कॉजेज़ को भी ध्यान में रखे, कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छी हो, वो भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। मेरा जो बचपन था वो छोटे टाउन्स में बीता। हिंदी की एजुकेशन थी। मैं सेंट गैब्रियल स्कूल में पढ़ा करता था, जो रुड़की का एक कॉन्वेंट स्कूल था। मेरे पिताजी दिल्ली में रहते थे, लेकिन वो उनके मामा मेरठ में रहते थे, और वो जब एक बार मेरठ आए तो मेरी मदर को उन्होंने वहाँ पे देखा, जो एक अलग एक फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके बीच में एक लव मैरिज हुई और इसलिए हम लोग एक मल्टी कास्ट, मल्टी रेशियल कह लो या मल्टी सोसाइटी टाइप से हमारी अपब्रिंगिंग हुई। और 1982 में दिल्ली आने के बाद मैंने जब मॉन्टफोर्ट स्कूल ज्वाइन किया, दिल्ली के एक हसल बसल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे स्कूलिंग करना मेरे लिए थोड़ा सा अलग किस्म का एक्सपीरियंस था। जब मैं 11th क्लास में आया तो मुझे किसी ने बताया कि एक विद्या मंदिर करके इंस्टीट्यूट खुला है जो IIT के ही लोग पढ़ाते हैं, IIT के एंट्रेंस के लिए पढ़ाते हैं।
और मैंने ये सोचा कि मुझे वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। मैंने एंट्रेंस दिया उनका और मैं क्लियर हो गया। उनसे पढ़ाई करने के बाद जो पहला झटका मैंने ज़िंदगी में देखा वो मैंने 11th क्लास के आखिरी में देखा, जब मैं कोप अप नहीं कर पाया और उस वजह से मुझे बाहर कर दिया। उसका बहुत बड़ा झटका लगा मुझे और मैं अपने बारे में कॉन्फिडेंस मेरा बहुत कम हुआ और उससे मेरी पढ़ाइयाँ भी इफ़ेक्ट हुई। 12th क्लास में मैं ज़्यादा अच्छी मेहनत नहीं कर पाया, लेकिन जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए इंजीनियरिंग के, तब मेरे को ये समझ में आया कि बेटा अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरे जो बोर्ड के मार्क्स हैं उसके हिसाब से तेरे को कोई बेकार कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिलेगा। एक दिन मैं गया भी था जहाँ मेरा एडमिशन हुआ था, राजधानी कॉलेज, मुझे याद है। उस दिन मैं वापस घर आया था और मैंने ये सोचा था कि जितने बचे हुए एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं इंजीनियरिंग के उसके लिए मेहनत कर ले, नहीं तो फिर इसी कॉलेज में तेरे को फिज़िक्स ऑनर्स करना पड़ेगा। इसलिए मैंने रूम के अंदर गया और मैं 3 महीने तक रूम से बाहर नहीं निकला। मैं सुबह उठता था, मैं पढ़ाई करता था, मैं रात को सोता था। 3 महीने मैंने यही काम किया। जो बचे हुए एंट्रेंस एग्जामिनेशन थे मैंने 14 में से आखिरी 3 क्रैक किए और वो जो तीनों एग्जामिनेशन थे उसमें मेरे को मणिपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल रही थी। TIT भिवानी जो 1942 का बिरला के ग्रुप का कॉलेज है, वहाँ पे मेरे को एडमिशन मिल रहा था। लेकिन किस्मत कुछ ऐसी थी कि 61 रैंक थी। 60 रैंक पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हो गई और मेरे को 61 में टेक्सटाइल मिली। जो हमारे चाचा जी थे उनकी सूरत में 250 करोड़ की एक मिल थी टेक्सटाइल की, तो ये सोचा कि उसमें काम कर लेंगे, तो ये सोच के टेक्सटाइल ले लिया। अगर मेरे को उस टाइम कंप्यूटर मिली होती तो वो 1994 टू 98 का टाइम था जिसमें .com बूम चल रही थी और वो सारे लोग जिन्होंने उस टाइम कंप्यूटर करी वो आज US में किसी कंपनीज के CEO हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद मैंने अपने बारे में रियलाइज़ करा कि हॉस्टल ही असली ज़िंदगी होती है। वहाँ पर आप एक घर के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से निकल के जाते हो, वो भी हरियाणा जैसी जगह में जहाँ पे थोड़ा सा रफ़ किस्म का माहौल होता है, और उसके अंदर लोगों से रिलेशनशिप बनाना, दोस्ती बनाना। मैं शुरू से ही एक बहुत वोरेशियस, बहुत ज़्यादा रीडिंग करता था और इस चक्कर में तो मैं टेक्सटाइल के 3rd ईयर में था, तो मैं सुबह जाया करता था गेट पे 5 बजे, क्योंकि वहाँ पे न्यूज़पेपर आता था और मैं चाहता था कि वो न्यूज़पेपर बाकियों के लेने से पहले मैं ले लूँ, क्योंकि मुझे रीडिंग का बहुत शौक़ था। जब मैंने रीड किया तो मैंने देखा कि जो दुनिया की दिशा है वो या तो फाइनेंस वालों के हाथ में है या टेक्नोलॉजी वालों के हाथ में है। ये जब मेरे माइंड में आया तो मैंने ये सोचा कि मैं फाइनेंस में ही अपना करियर बनाऊंगा। कैंपस प्लेसमेंट मेरा इंडोरामा सिंथेटिक्स में हुआ नागपुर में। जो हमारी पहले 15 दिन ट्रेनिंग हुई वो एक सज्जन थे मिस्टर SR सिंघवी, जो एक MBA कॉलेज के डायरेक्टर थे, और मिस्टर SR सिंघवी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप किसी सीनियर मैनेजमेंट के इंसान से हमें मिलवाइए। तो उन्होंने वहाँ के जनरल मैनेजर के पास मुझे भेज दिया। मैं जब उनके पास गया, मैंने उनसे कहा आपको कितने साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए? उन्होंने कहा 15 साल। मैंने उनसे लास्ट में पूछा जाते जाते, सर आपकी सैलरी कितनी है? उन्होंने कहा 25,000। मैं गया वहाँ पे पॉली स्टेपल फाइबर की प्रोडक्शन लाइन में, लेकिन वहाँ पे स्ट्राइक्स चल रही थी। हम लोग 18 से 24 घंटे मशीनों के ऊपर काम करते थे क्योंकि वर्कर्स पूरे थे नहीं। और वहाँ रह के मेरा जो निश्चय था वो और दृढ़ हो गया। मुझे ऐसा लगा कि एक तो मैं वैसे ही टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में काम करना चाहता था, दूसरा मुझे और रीज़न मिल गया कि टेक्सटाइल में मेरे को स्टे नहीं करना, और मैंने MBA की तैयारी शुरू करी। और MBA की तैयारी मेरे लिए बहुत अच्छी रही। मैं सिम्बाइसिस में ऑल इंडिया 5th रैंकर था, IMT गाज़ियाबाद और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और IIT दिल्ली से मुझे कॉल आया MBA का। मैंने बहुत प्रिपरेशन और तैयारी करने के लिए करियर लॉन्चर ज्वाइन किया था, जो कि एक नया इंस्टीट्यूट उस टाइम शुरू हुआ था। और अगेन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि करियर लॉन्चर के जो इनिशियल 5 फाउंडर्स थे, मैंने उन्हीं से क्लासेस ली। मुझे आज भी याद है कि वो किस तरह से वो क्लासेस हुआ करती थी। और विद्या मंदिर और करियर लॉन्चर में पढ़ने के बाद मैंने ये देखा कि एंट्रेंस के क्षेत्र में कितना काम हो सकता है।
फाइनली जो मैंने एडमिशन लिया वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल में लिया। फाइनेंस मुझे अपना सब्जेक्ट मिल गया और इस तरीके से मैंने MFC से अपना MBA कंप्लीट किया 2001 में। फाइनेंस जो मेरा पहला प्यार था वो तो मुझे मिला ही, साथ में मेरा दूसरा प्यार जो मेरी वाइफ पूजा से मिलना हुआ। कॉलेज में आने के बाद जब शुरू में हमने बैच ज्वाइन किया तो जिस दिन इंडक्शन था उस दिन मैंने अपनी वाइफ को पहली बार देखा और मैंने ये देखा कि ये बहुत ही ऐसी पर्सनैलिटी है जो क्लास में अलग से ही दिख रही है। और वहीं से मेरा एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और वो पूरे 2 साल चलता रहा और हमने उसके बाद में वी मैरिड ईच अदर ऑल्सो। पूजा एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड की थी, जीसस एंड मेरी कॉलेज और DPS RK पुरम से उसकी स्टडीज़ हुई थी और वो कॉमर्स साइड की थी। मैं साइंस से आ रहा था फाइनेंस के अंदर, तो मुझे अकाउंटिंग समझ में नहीं आती थी और हमारा जो कोर्स था वो MCOM प्लस MBA फाइनेंस, सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट्स, सारे कोर फाइनेंस के सब्जेक्ट्स। मैं आ रहा था टेक्सटाइल में इंजीनियरिंग करके। तो बहुत ही अच्छा समय रहा 2 साल और MBA मैंने वहीं से किया। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में मैंने समर ट्रेनिंग करी और जो मेरे पार्टनर थे प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में, जब उन्होंने देखा मैंने 2 महीने कितना काम किया तो लास्ट डे उन्होंने मुझे रूम में बुलाया, उन्होंने बोला डू यू जॉइन अस। पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी फाइनेंस बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ और उसके अंदर मेरी वाइफ पूजा का भी बहुत बड़ा रोल है। और जब हमारी कैंपस प्लेसमेंट हुई तो सिंस मेरे नंबर अच्छे नहीं आते थे, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा था तो मुझे टाइम लग गया, मेरे नंबर अच्छे नहीं आते थे। तो कई टीचर्स ने मेरे को बोला कि आपकी तो जॉब नहीं लगेगी कैंपस से। लेकिन जब SBI कैपिटल आई और उन्होंने पहले ग्रुप डिस्कशन किया और बाद में इंटरव्यू किया तो जो 4 लोगों को उन्होंने ऑफ़र लेटर्स दिए उसमें से मैं भी एक था। और मेरी वाइफ जो आज है पूजा, उसको भी SBI कैपिटल से ही प्लेसमेंट मिला उसमें। जब मैं SBI कैपिटल गया मुंबई में तो बहुत कॉलेजेस के वहाँ से लोग आए थे, नारसी मोहनजी, SP जैन, IIMs। जब उन्होंने डिस्कस किया कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे वो डाल सकते हैं आपको ट्रेनिंग के बाद, तो मैंने रियलाइज़ करा कि एक सीट थी जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की थी और अगेन मेरे को भगवान का बहुत अच्छा सहयोग मिला और आई वॉज सेलेक्टेड इन द मर्जर्स एंड एक्विजिशन डिवीजन। लेकिन मेरे मन में शुरू से ही एंटरप्रेन्योरशिप का था, तो मैंने वो बहुत जल्दी नौकरी छोड़ी। मैं दिल्ली वापस आया, सोचा कि मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, खासकर IIT के लिए एक इंस्टीट्यूट शुरू करता हूँ। मैंने फाइनेंस सीखना था, मैंने कर लिया, मेरे को कैंपस प्लेसमेंट भी लग गई, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं बिजनेस दिख रहा था और तब मैंने IIT एंट्रेंस कोचिंग का एक इंस्टीट्यूट नॉर्थ दिल्ली में शुरू किया, IITS के नाम से। वो जो जर्नी है IITS की, वो 2001 से लेके 2006 तक की जर्नी है। 5 साल में 1 सेंटर से 3 सेंटर, तीनों खुद के खरीदे हुए कमर्शियल लोकेशंस में, और उसमें 800 बच्चे 2006 में पढ़ते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 2006 में नारायणा इंस्टीट्यूट, श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट, आकाश और फिटजी, ये चारों नॉर्थ दिल्ली में और वेस्ट दिल्ली में आ गए और उनके आने के बाद हमारा प्रॉफिट एकदम से गिरना शुरू हो गया क्योंकि कंपटीशन आ गया। और वो कंपटीशन आने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस थी, या तो पैसे और डालो बिजनेस में, इसको और ग्रो करो, या फिर बेच के चले जाओ। तो हमने जब बाकी इंस्टीट्यूट से बात करनी शुरू करी तो हमें एक नारायणा इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा ऑफ़र दिया, जिसके अंडर हमने तीनों सेंटर्स को नारायणा को बेचा और हमने उस बिज़नेस से एग्ज़िट ले ली। ये 2006 की बात है। और 2006-07 दोनों ऐसे साल थे जब मार्केट्स बूम कर रही थी। तो एक तरफ से मेरे माइंड में ये था कि मैं दोबारा एंटरप्रेन्योरशिप करूं, दूसरी तरफ से मेरे माइंड में ये था कि क्या मैं फाइनेंस जो मैंने सीखा है इसको मैं और फॉर्मल तरीके से कॉर्पोरेट जर्नी में जाके करूं। तो इसलिए मैंने थोड़ा ट्राई किया और मेरे को डेलॉयट एंड टूश में फाइनेंशियल एडवाइजरी में जॉब मिल गया। जब मैंने डेलॉयट ज्वाइन किया उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया फाइनेंस क्या होता है। लेकिन उस टाइम पे मिस्टर सूरज कालरा एक थे, मैंने असली फाइनेंस उन्हीं से सीखा और मैंने अपने आप को इस तरीके से बनाया कि मैं लर्न करता चला जाऊँ और इस वजह से कंपनी ने मेरे ऊपर काफ़ी फेथ किया। मुझे ड्यू डिलिजेंस के असाइनमेंट में डाला, मुझे वैल्यूएशन के असाइनमेंट में डाला, प्राइवेट इक्विटी के असाइनमेंट में डाला।
मुझे हर तरीके से एक्सपोजर कंपनी ने दिया। और वहाँ पे काफ़ी टाइम तक काम करने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट आर्म है ब्रांड कैपिटल, उन्होंने मेरे को वहाँ से ले लिया डबल सैलरी पे। और बहुत ही जल्दी मेरी 2008 के अंदर जो सैलरी थी वो मेरे एक्सपीरियंस के बराबर हो गई। और वहाँ पे आने के बाद मैंने ये देखा कि मीडिया का माहौल थोड़ा अलग ही होता है। वो हर चीज़ को एज अ ब्रांडिंग एक्सरसाइज देखते थे। और वहीं पे मेरी थोड़ी अपने बॉस के साथ नहीं बनी, और वो ना बनने से मैं बहुत प्रेशर में रहा करता था, मैं बहुत टेंशन में रहा करता था। सिंस मेरा जो फाइनेंस का रोल था वो थोड़ा सा मीडिया की दिशा में ज़्यादा जा रहा है, तो इसलिए मैंने वो जॉब को छोड़ के कोई दूसरी जॉब ढूंढनी शुरू की। ब्रांड कैपिटल में मैं रहा काफ़ी साल। वहाँ से मैंने सीखा कि पैसे को डालते कैसे हैं, तो उसको बोलते हैं बाय साइड। बाय साइड मैंने वहाँ से सीखी। वहाँ से मैं गया ट्रेजरी ऑपरेशंस में। तो वहाँ पे मैं जब गया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को ट्रेजरी के बारे में भी कितना सीखने की ज़रूरत है। उसमें बहुत चीज़ें थी सीखने को। 15,000 करोड़ की ट्रेजरी थी। वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मेरी रिपोर्टिंग 2 बॉसेस को थी। मैं 40 किलोमीटर दूर अपने घर से जाता था, सुबह 9 बजे पहुँचता था और रात को 10 बजे निकल के 11:30 तक घर आता था और फिर सुबह 7:30 बजे निकल जाता था। तो ये सिस्टम जो चला वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला और मैं ब्रेक डाउन हो गया। मेरे को माइंड बर्न हो गया और मैंने सिगरेट पीनी शुरू कर दी। तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, साइकेट्रिस्ट को, तो उन्होंने हिट एंड ट्राई करने के लिए मेडिसिन देनी शुरू करी। वो जो मेरा फेज़ था वो लाइफ का सबसे लो फेज़ था। मैंने एंटी डिप्रेसेंट खाई। मैंने 2 साल तक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया और साइकेट्रिस्ट ने जो मेडिसिन दी वो आपको नम बना देती हैं। मतलब आपको कोई फीलिंग नहीं होगी, ना खुशी की होगी ना दुख की होगी। आप एक तरह से फ्लोट करते हो। वो मेडिसिन मैंने खाने के बाद मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता था कि बॉस नाराज़ है या मैंने काम ठीक किया है या मैंने गलत किया है। और इस चक्कर में वो जॉब मुझे छोड़नी पड़ी। जॉब छोड़ने के बाद मैंने रशियन टेलीकॉम कंपनी MTS में इंटरव्यू दिया और वहाँ मेरे को अगेन पैकेज बहुत अच्छा मिला। वहाँ पर मैंने 3 साल काम किया। 20,000 करोड़ का मैंने उनके लिए लोन अरेंज किया, जो कि लोन उनको मिल नहीं रहा था इंडिया में, क्योंकि 11 टेलीकॉम कंपनीज़ में से वो सबसे आखिरी परफॉर्मिंग थे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2600 करोड़ लिया, सेंट्रल बैंक से 500 करोड़ लिया, डॉइश बैंक से 1240 करोड़ लिया, ING वैश्या से 1350 करोड़ लिया, राइफाइजन बैंक ऑस्ट्रिया से लिया, चाइना डेवलपमेंट बैंक, बैंक ऑफ चाइना से चाइना जाके लिया। उस टाइम पे बहुत लोन लिया मैंने एज अ हेड ऑफ डेट एंड हेड ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। बिजनेस क्लास में हम लोग फ्लाई करते थे। रिट्स कार्ल्टन रेड स्क्वायर पे मेरा रुकना होता था और हम लोग मॉस्कवा रिवर पे क्रूज़ भी हमारा बुक होता था बैंकर्स को घुमाने के लिए। 3 साल मैंने वहाँ काम किया। मेरी लाइफ की सबसे अच्छा वर्क एक्सपीरियंस वो MTS का है। वहाँ से मैंने ये सोचा कि फाइनेंस के सारे फील्ड्स कवर हो गए, अब मुझे नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहिए। एंटी डिप्रेसेंट मैं तभी भी ले रहा था और मुझे घर वालों ने बोला कि ये तेरी बेस्ट जॉब रही है आज तक की, इसमें तूने सबसे ज़्यादा अचीव किया है, तो तू इसको मत छोड़। लेकिन मेरे से गलती हो गई। मैंने इंटरव्यू दिया और मैंने एक बहुत ही घटिया कंपनी ज्वाइन कर ली। कंपनी का ऊपर लोन था 1600 करोड़ का और कंपनी अपना टर्नओवर बताती थी 2100 करोड़। तो मैंने सोचा कि मिड मार्केट टेलीकॉम कंपनी है, लिस्टेड थी स्टॉक मार्केट पे। जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसके जो अकाउंट्स थे वो फ्रॉड थे। कुछ ही दिनों के अंदर वो कंपनी छोड़ी और उसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स ज्वाइन करी, जो एक 1500 करोड़ की कंपनी थी, जो $200 बिलियन का अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड है, गुगनहाइम पार्टनर्स। और वहाँ जाने के बाद मैं CFO था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था। इसी बारे में मैंने एज अ CFO काम किया 2013 और कुछ 2012 में भी। लेकिन जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स में था उस टाइम मैंने रियलाइज़ करा कि मैंने इतने साल नौकरी करी है और मैंने गलत डिसीजंस भी बहुत लिए हैं। तो मैंने रियलाइज़ करा कि मैं CFO पोजीशन में आ चुका हूँ, एक 1500 करोड़ की कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन चुका हूँ। उसके बाद मैंने ये सोचा करना मुझे एंटरप्रेन्योरशिप ही है और मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी जर्नी स्टार्ट करी। एक मिस्टर दुआ हुआ करते थे जो US से वापस आए थे, कंप्यूटर इंजीनियर थे। उन्होंने मुझे हेयर के बारे में बताया
कि तिरुपति के अंदर जो बाल दान होते हैं, उसी तरह से तमिलनाडु में हर मंदिर के अंदर बाल दान होते हैं। और ये जो इंडियंस के बाल हैं, इंडियंस ऑयल बहुत यूज़ करते हैं, उस वजह से उन बालों की बहुत वैल्यू है। और ख़ासकर जो अफ्रीकन मूल की लेडीज़ हैं जिनके बाल घुंघराले होते हैं और अच्छे नहीं होते, वो इंडिया के बालों को बहुत लाइक करती हैं। वो हेयर एक्सटेंशंस नाम का एक प्रोडक्ट अपने बालों में पहनती हैं, जो हर एक्सटेंशन $40, $50, $100 बहुत अच्छे रेट पे बिकता है। तो मैंने हेयर एक्सटेंशंस की एक कंपनी लगाई अपने एक पार्टनर के साथ। हम लोग यूएस जाया करते थे, जेकब जावेट्स कन्वेंशन सेंटर गए, वहाँ पे हमने एग्जीबिशन लगाई। अफ्रीका की कई कंट्रीज़ में एग्जीबिशन लगाई। मैंने रियलाइज़ करा कि हेयर एक्सटेंशन का बिज़नेस है, इसमें मैं मार्केटिंग ज़्यादा कर रहा हूँ। मार्केटिंग मेरा फोटे नहीं है, मेरा ब्रेड एंड बटर फाइनेंस है, उसी में मैंने पूरी ज़िंदगी लर्निंग करी है, तो मुझे फाइनेंस में ही काम करना चाहिए। तो 2016 में मैंने कंसल्टेंसी वेंचर्स लगाया। फाइनेंस मेरा पैशन था और वो शुरू से ही पैशन है। तो मैंने वेंचर कैपिटल को पहले पास से देखा। मैंने इन्वेस्टर्स को कांटेक्ट करना शुरू किया। मेरे जो शुरू के क्लाइंट थे वो आप सरप्राइज्ड हो गए। एक नया इन्वेस्टमेंट बैंकर आया है, उसके क्लाइंट मेरे थे मिस्टर MS धोनी के रिति स्पोर्ट्स और युवराज सिंह के UV कैन वेंचर्स। तो उनके साथ मैंने काम शुरू किया और रिति स्पोर्ट्स के लिए हम लोग उनकी जो अपैरल कंपनी थी उसके लिए हम लोग फंडिंग हमने ढूंढी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक कॉलेज के सीनियर थे, उनके घर पे बैठा हुआ था मिस्टर स्वामीनाथन। उन्होंने बोला कि तू हमारे कैंपस में एक इवेंट कर रहे हैं स्पॉन्सर, उसमें यू बिकम अ जज इन दैट इवेंट। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, कॉलेज में तो मैं स्टेज पर ही करता था। तो मैंने ये सोच के वो हाँ कर दिया उनको। और उसी के साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने वो इवेंट करी तो सोशल मीडिया पे वो इवेंट के बारे में पिक्चर्स आई और कई सारे स्टूडेंट्स ने उसमें कमेंट डाले और मेरे को और जगह से वो टॉक्स मिलनी शुरू हो गई। और मैंने एक चीज़ सीखी थी कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो हल्के से नॉक करती है। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो पकड़ लिया, छोड़ना बड़ा आसान है। सबसे आसान है कि आप ना कर दो किसी चीज़ को। तो फिर मैंने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा। एक बार मुझे वेंचर कैपिटल टीवी वालों ने अप्रोच किया और वेंचर कैपिटल टीवी वालों ने बोला कि हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं, आप उसके अंदर आओ, टॉक अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स। और उसके अंदर मैं चला गया। वेंचर कैपिटल के लिए मैंने 2 साल के अंदर 51 टॉक्स एंड डिस्कशंस करे, जो पूरे ग्लोबली उसमें लोग आते थे। यूरोप के आते थे, रशिया के आते थे, सिंगापुर के आते थे, US के आते थे। एंड हम लोगों ने डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया और मैं हमेशा स्टडी करके जाता था टॉपिक के बारे में। तो इस वजह से वो लोग मुझे बार बार बुलाते थे। एक कनाडा का VC फंड है, लॉयल VC, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे वेंचर एडवाइज़र बन जाओ। आज के टाइम में हमने 220 इन्वेस्टमेंट्स करी हैं 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, और वो मेरे लिए जो एक्सपोजर रहा है वो लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपोजर रहा है। इसके साथ साथ कंसल्टेंसी वेंचर्स ने 30 डील्स कराई हैं। जो बिगेस्ट डील हमने कराई है वो $15 मिलियन की कराई है, कन्फेक्शनरी कंपनी की। और हमने बहुत कंपनीज़ को हैंड होल्ड किया है। पर्सनली मेरे 26,000 फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, जिसमें से कम भी 12,000 तो स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं। मैंने 4,000 स्टार्टअप्स को मेंटर किया है, उनसे बात की है, उनको डिस्कशन किया है, उनको गाइड किया है। मेरी ये जो लाइफ है ये एक बहुत ही छोटे शहर से शुरू होके पढ़ाई में भी थोड़े झटके देख के, कॉर्पोरेट में भी झटके देख के, वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया। बीच में एक फेज़ था जब मैं लॉसेस कर रहा था स्टार्टअप में, मेरी वाइफ ने 3-4 साल तक घर चलाया। तो इतना सपोर्ट मुझे मिला लोगों का, मेरी बहुत अच्छी टीम्स बनी, बेस्ट टैलेंट के साथ हमने काम किया। और आज कंसल्टेंसी वेंचर्स जो इस फील्ड की टॉप मोस्ट कंपनी है, और ये जो स्टार्टअप की एक मूवमेंट रही है, एक जर्नी रही है, एक इकोसिस्टम रहा है, इसके अंदर ग्लोबली हमारा बहुत अच्छा रोल रहा है। हमारा सिंगापुर, US, UK, UAE और इंडिया, इन 5 जगहों पे हमारा प्रेजेंस है। ज़िंदगी में इतने अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद ये एक स्टॉक मार्केट की तरह है लाइफ। ये ऊपर जाएगी, ये नीचे आएगी, और जिस पॉइंट पे आप सोचते हैं बहुत नीचे आ गई, वो और नीचे जाके दिखाएगी। और जब आप सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा राइज कर गया, हो सकता है उसको और आगे तक आपको ले जाए। लेकिन अगर आप
हर पल को एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे, तब तक इस ज़िंदगी को पूरी तरह से खुश रह के नहीं बिता पाओगे। खुशी वो नहीं होती जो हमें मिलती है, खुशी वो होती है जो हम हैं। और अगर आप एक ऐसी अप्रोच रखते हो कि आप हमेशा लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको आगे जाके इतना बेनिफिट होगा। जैसे कि जो मैंने कंपनियों में काम किया, मैं अलग अलग कंपनीज में काम कर रहा था, फैमिली के लिए परेशानी का विषय था कि वो कह रहे थे बार बार नौकरी जा रही है, बार बार नौकरी जा रही है। लेकिन मैं हमेशा एक अलग डिवीज़न में काम करता था, एक अलग फील्ड में काम करता था फाइनेंस के अंडर, और मेरे को हमेशा मेरा अप्रोच था सीखना। मैंने फाइनेंस का हर फील्ड में काम किया है। कंसल्टेंसी वेंचर्स में अगर हमने एक सेक्टर के साथ डील किया है तो हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज है। अगर वो फिनटेक है, एडटेक है, एग्रीटेक है, मीडिया टेक है, डीप टेक है, या कोई सा भी सेक्टर है, सिंस हमने लर्निंग अप्रोच रखी है, वी आर इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट, और हम एक नॉलेज बेस्ड कंपनी है, वो जो एटीट्यूड ऑफ लर्निंग है वो मुझे आज तक काम आ रहा है। और आज एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी का हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में, और सभी लोगों को उसी तरह से आगे लेके जाएं। मैं बहुत ही बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ सभी लोगों को जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और मैं बहुत बहुत बेस्ट विशेस के साथ थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू।